नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की अपनी मैराथन कक्षा है जिसके माध्यम से अपन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सभी प्रश्न वे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपनी जो भारतीय संविधान सभा है इसकी जो सर्वप्रथम मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस नोट को देखिए सभी विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक ने पहली अनौपचारिक मांग वर्ष 1895 ईस्वी में अपनी स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के रूप में की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के रूप में सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, जो कि पहली अनौपचारिक मांग थी, यानी कि अनऑफिशियल डिमांड थी। अगला नोट देखिए, वर्ष 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में संविधान सभा की मांग की थी। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो आप बताओगे वर्ष 1922 ईस्वी में की थी। अंतिम पॉइंट है इस प्रश्न का, वर्ष 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने पहली औपचारिक मांग की थी। तो जो पहली ऑफिशियल डिमांड की थी भारतीय संविधान सभा की, वो एम एन रॉय ने की थी वर्ष 1934 ईस्वी में। तो ये तीनों नोट आपको ध्यान में रखने हैं तथा ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन प्लान किस वर्ष भारत आया था? तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था ये अपने भारत में वर्ष 1946 ईस्वी में आया था। इसकी जो वास्तविक तिथि है वह है दोस्तों 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन प्लान आता है वर्ष 1946 में। इसका क्या उद्देश्य था? तो पहला उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना तथा दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना। तो दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन प्लान के। ये जो प्लान था ये 3 सदस्यीय प्लान था। इसके अंतर्गत 3 सदस्य आए थे ब्रिटेन से। उन 3 सदस्यों के बारे में आप जानकारी रखिएगा, उनका भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस प्लान का जो अध्यक्ष था, जो प्रथम सदस्य था जो कि अध्यक्ष के रूप में आया था, उसका नाम था दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव के पद पर था। तो पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। दूसरा जो सदस्य था उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर, जो कि नेवी मंत्री था। एवी अलेक्जेंडर, ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। तथा तीसरा जो सदस्य था वो था दोस्तों व्यापार मंत्री, जिसका नाम है स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति थे दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान में। तो इन्हें आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। ट्रिक हो जाती है अपनी पास। पास का मतलब हो गया पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब आगे देखिए सभी विद्यार्थी, अपना जो ये नोट है पहला ये कंप्लीट हो जाता है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये 3 सदस्यीय प्लान था, जिसका अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस था, जो कि भारत सचिव के पद पर था। अगला जो नोट है ये काफी महत्वपूर्ण नोट है। ये जो प्लान भेजा था ये ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, इनकी नई नई सरकार बनी थी ब्रिटेन में, तथा जो लेबर पार्टी से संबंधित नेता थे, इनके द्वारा यह प्लान भारत में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना तथा अंतरिम सरकार का गठन करना। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी सामान्य प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। इनकी एक बुक है जो कि काफी प्रसिद्ध बुक है, जिसका भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी जो बुक है उसका नाम है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स अरस्तु की बुक है, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा एक और बुक है दोस्तों जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नामक एक बुक है जिसके राइटर हैं दोस्तों प्लेटो।
तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। प्लेटो इसके राइटर हैं, जिसका संबंध भी राजनीति विज्ञान से है। जो प्लेटो थे ये अरस्तु के गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के लिए कितनी सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है जो अपनी भारतीय संविधान सभा थी उसके लिए जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ये कुल कितनी सीटों के लिए हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 296 सीटों के लिए हुआ था, जिनमें महिला सीट की संख्या थी 15। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा जो अपनी भारतीय संविधान सभा थी उसके लिए जो कुल सीटें निर्धारित की गई थी वो 389 सीटें निर्धारित की गई थी, जिनमें से 296 सीटें ऐसी थी जिनके लिए चुनाव हुआ था, तथा शेष जो 93 सीटें थी इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। इनके जो सदस्य थे ये डायरेक्ट मनोनीत हुए थे राजा रजवाड़ा क्षेत्र से। तो 296 सीटों के लिए चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो 296 सीटें थी इनमें से 15 महिला सीटें थी, तथा इनमें 4 सीटें ऐसी थी जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से रिलेटेड थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस समय 4 थे। कौन कौन से थे ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। एक था अपने राजस्थान में जो कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, जो कि चीफ क्षेत्र था, यानी कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। अजमेर मेरवाड़ा हो जाता है पहला। दूसरा हो जाता है कुर्ग, ये कर्नाटक में है अभी वर्तमान में कुर्ग, ये भी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। इसके अलावा तीसरा था दिल्ली, तथा जो चौथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो था दोस्तों पाकिस्तान में बलूचिस्तान। तो उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, जिनसे 4 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए। तो आपको जो बातें विशेष ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि कुल 389 सीटें थी भारतीय संविधान सभा में, जिनमें से 296 सीटों के लिए चुनाव होता है, जिनमें 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थी, तथा इनमें महिला जो सीट थी वो 15 थी, तथा शेष जो 93 सीटें थी इनके लिए चुनाव नहीं होता है। इनके सदस्य डायरेक्ट मनोनीत हुए थे राजा रजवाड़ा क्षेत्र से। यहाँ पर इस नोट के माध्यम से जो मैंने आपको व्याख्या बताई है ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, तो एक बार और रीडिंग कर लीजिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। संविधान सभा के लिए जो कुल सीटें थी वो थी दोस्तों 389। ये किस प्रकार से थी? तो 292 सीटें थी ब्रिटिश भारत से, 4 सीटें थी कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग तथा दिल्ली, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय। जो 93 सीटें थी ये राजा रजवाड़ो क्षेत्र से थी। तो इस प्रकार से ये कुल 389 सीटें संविधान सभा में थी। अब एक और प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो जो मुस्लिम लीग थी इसने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, इसके सदस्यों ने। देन उसके बाद भारतीय संविधान सभा का क्या होता है? पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। तब जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य शेष रह गए थे, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी रीड कर लीजिए। मुस्लिम लीग के हटने अथवा भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद अथवा 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद, ये 3 प्रकार के अलग अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों ही लैंग्वेज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी। तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है, 299। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 काफी अच्छी तरीके से सभी बिंदु आपको मैंने बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व कहाँ हुई थी? तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो आपको ये तीनों बिंदु ध्यान में रखने हैं। अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आप बताओगे 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तथा जो ये तिथि है 9 दिसंबर 1946 की, इसी को ही संविधान सभा
की स्थापना की तिथि माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा की स्थापना अथवा गठन कब हुआ था, तो आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अब आगे देखिए, ये जो नोट हैं ये काफी महत्वपूर्ण नोट हैं, इसे अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक और प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो ये प्रश्न भी रिपीट होता है। तो दूसरी बैठक होती है भारतीय संविधान सभा की 11 दिसंबर को, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रश्न रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। अब इस नोट को देखिए सभी विद्यार्थी। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी बनाए गए थे, जिन्हें संक्षिप्त रूप में कहा जाता है एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान सभा के सचिव थे वो के.एम. मुंशी थे, तथा जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए अब सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 7 है, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना का आधार बना था, जो अपनी भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना है जिसका आधार बना था उद्देश्य प्रस्ताव, किसके द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसी में ही ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तथा भारतीय संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी वर्ष 1947 ईस्वी को एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। ये डेट भी आप ध्यान में रख सकते हो, इसका भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, असंगत को चुनिए। तो यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से युग्म दिए गए हैं। इनमें से आपको ऐसा युग्म का चयन करना है जो असंगत है। तो पहला ऑप्शन देखिए सभी विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है प्रारूप समिति, जो अपने भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, जिसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसके अन्य नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, पांडुलेखन समिति, तथा इसे ही मसौदा समिति भी कहते हैं, तथा प्रारूप समिति का जो इंग्लिश में नाम हो जाता है वो हो जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रकार से जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये यहाँ पर सही युग्म हो जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, झंडा समिति। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो जे.बी. कृपलानी बने थे। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। इस प्रकार से जो पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सही दिया गया है। जो अंतिम ऑप्शन है गलत हो जाएगा। जो अंतिम ऑप्शन है इसमें दे रखा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनका संबंध प्रांतों से था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। प्रांत विशेष समिति एवं प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर ये जो नोट में जितनी भी समितियां लिख रखी हैं इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन अथवा आप कह सकते हो सत्र हुए थे। तो भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ये संख्या आप ध्यान में रखोगे, इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि जो भारतीय संविधान सभा का वाचन हुआ था ये 3 बार वाचन हुआ था।
तो यहाँ पर नोट के माध्यम से मैंने लिख रखा है। जबकि 3 बार वाचन हुआ था, यानी कि रीडिंग हुई थी भारतीय संविधान सभा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार अथवा अंगीकार किया गया? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो कि 12वीं बैठक थी, यानी कि 12वां सत्र था, कब हुई थी? तो अंतिम जो बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसी बैठक में जो अपना भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन तथा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको स्वीकार किया गया था। तो पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस नोट को देखिए सभी विद्यार्थी, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि क्या है, तिरंगा है, को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इसे अंसा मेहता जो कि महिला सदस्यों की अध्यक्ष थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो अंसा मेहता हैं, इन्होंने ही भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को प्रस्तुत किया था, जिसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार अथवा आप कह सकते हो अपना लिया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। तथा अपना जो भारतीय संविधान है इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है, इस बैठक के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना जो भारतीय संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मूल संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो अपने भारत का मूल संविधान है उसके संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए। तो पहला कथन है, मूल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। तो बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा, तो ये समय आपको ध्यान में रखना है, 2, 11, 18। दूसरा जो कथन है वो इस प्रकार से, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। तो अपना जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या है इनकी स्थिति? तो अनुच्छेद लगभग 448 से ऊपर अनुच्छेद है। जो भाग हैं वर्तमान में वो 25 भाग हैं तथा जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। ठीक है। तीसरा कथन देखिए, मूल संविधान दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हीलियम के केस में रखा है। ये भी सत्य हो जाएगा। अंतिम कथन है, मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो जो मूल संविधान के राइटर हैं वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 12 में चारों कथन है, ये चारों कथन ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के संबंध में विचार कीजिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से जो अपने भारतीय संविधान के जो भी विदेशी स्रोत रहे हैं उसके संबंध में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है, नीति निर्देशक तत्व ते आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अपने भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। दूसरा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ते दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो 368 अनुच्छेद में है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा है, संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि व्यवस्थापिका अथवा जिसे अपन विधायिका भी कहते हैं। जो संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तीसरा है, संघीय व्यवस्था अथवा संघीय सरकार ते कनाडा के संविधान से ली गई है। तो जो संघीय व्यवस्था है ये कहां से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। इनसे एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति की
आपातकालीन शक्तियां तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार से एक बार रिपीट करते हैं सभी चीजों को। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात व्यवस्थापिका अथवा जिसे अपन विधायिका भी कहते हैं ब्रिटेन के संविधान से, संघीय व्यवस्था अथवा संघीय सरकार कनाडा के संविधान से, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर सिद्धांत से। अगला है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, यहां पर आएगा पुनरावलोकन। ठीक है। दोहरी नागरिकता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसी से ही ये सभी लिए गए हैं। तो बात आपको अच्छे से याद में रखनी है कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन, दोहरी नागरिकता तथा उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अपने भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तथा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एकहरी नागरिकता कहाँ के संविधान से ली गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से ही जो कलेक्टर का पद होता है दोस्तों वो भी लिया गया है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार कि कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है, तो आप बताओगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए जी नंबर में समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपको ध्यान में रखना है समवर्ती सूची अपने भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो अपनी प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है भारतीय संविधान की, उसकी जो भाषा ली गई है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तथा जो अपनी प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसका जो विचार लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, परंतु इसकी जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है एच नंबर में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। जो फ्रांस की क्रांति है उससे 4 शब्द अपने भारतीय संविधान में लिए गए हैं: गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो चारों शब्द अपने भारतीय संविधान में लिए गए हैं ये फ्रांस से ही लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो भी संविधान के विदेशी स्रोत थे उसके संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 के माध्यम से। तो इन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा, यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन है। तो अपनी जो प्रस्तावना है उसके संबंध में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन असत्य है। तो पहला है इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया। तथा जिसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। तो यहाँ पर जो पहला कथन है ये सत्य हो जाता है। दूसरा है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। तथा जो संशोधन रहेगा दोस्तों ये बाहर ही रहेगा, यानी कि संशोधन से जो प्रस्तावना का आंतरिक ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बाहरी रूप से इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बी कथन है ये भी सत्य हो जाएगा। सी है दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 ईस्वी का है के तहत केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो अपनी जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। तथा इस संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये सभी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो काफी महत्वपूर्ण कथन है सी नंबर का। तो इस प्रकार से जो कथन ए, बी और सी ये तीनों कथन सत्य हो जाते हैं। इनका अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है, परंतु सभी प्रश्न मैंने आपको इस प्रश्न नंबर 14 में ऐड कर दिए हैं ताकि एक ही प्रश्न में आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें क्या गड़बड़ है भैया ऑप्शन नंबर डी में, वो देखिए आप। इसमें 4 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व व्यक्तिगत,
का उल्लेख है। तो आप सभी विद्यार्थियों ने उद्देशिका को अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें केवल 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर यही गड़बड़ की गई थी इस प्रश्न में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। तो 4 प्रकार का न्याय नहीं है, उद्देशिका में 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में देखने को मिलेंगे। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो आपको ध्यान में रखना है जो मौलिक अधिकार लिए गए ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 तथा 30 में है। अंतिम जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगे। इस नोट को देखिए, काफी महत्वपूर्ण नोट है। पहले क्या था दोस्तों, जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जिसे वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ था के तहत अनुच्छेद 300A में विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया है। जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, अभी यह वर्तमान में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार है। ये नोट काफी महत्वपूर्ण है, इसका अलग से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत। तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ 5 तत्वों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 5 तत्व कौन कौन से हो जाते हैं? तो धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है, जो समानता का मौलिक अधिकार है, उसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है? तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 17 में। जो अनुच्छेद 17 है ये छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित करता है, अर्थात इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। जो अनुच्छेद 21A है इसी में ही मौलिक अधिकारों में शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार भी भारतीय लोगों का मूल अधिकार है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये भी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
तो कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को निषेध करता है, अर्थात उस पर प्रतिबंध लगाता है? तो आप बताओगे अनुच्छेद 24। इस नोट को देखिए, 14 साल तक के बालक से दुकान, कारखाना व घर में कोई भी हानिकारक कार्य अथवा मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसा प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब हो गया दबाव में किसी से कार्य करवाना, जिसके अंतर्गत दो प्रथाएं आ जाती हैं, हाली प्रथा, बेगार प्रथा, का प्रतिषेध किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। जो अनुच्छेद 23 है ये अपने पास जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है उसी का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23। इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कौन सा अनुच्छेद निजता, निजता का मतलब हो गया प्राइवेसी, के अधिकार से संबंधित है? तो काफी अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है यह निजता के अधिकार के संबंध में बात करता है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति की निजता को भंग नहीं कर सकता, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन मूल अथवा जिन्हें अपन कहते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो काफी अच्छे प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो इसका मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। जो भी संबंधित आपका राज्य है उसकी जो हाई कोर्ट है वहां पर आप जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जाओगे? तो अनुच्छेद 32 के तहत तथा अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। इस नोट को भी आप देख लीजिए। जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं। तो भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है राज्य के विरुद्ध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य भी है? तो ऐसा मौलिक अधिकार आपको बताना है जो मूल कर्तव्य के समान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21A में है, ये 11वें मूल कर्तव्य के समान है। जो 11वां मूल कर्तव्य है ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। जो 11वां मूल कर्तव्य है ये भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। तो दोनों ही बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21A में है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, ये किसके समान है? जो 11वां मूल कर्तव्य है इसी के समान है, क्योंकि दोनों में बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। तथा जो अपना ये अनुच्छेद 21A है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया था तथा जो 11वां मूल कर्तव्य है ये भी इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है इसमें ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। तो भाग 4A के अंतर्गत जो अनुच्छेद 51A है उसी में ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये रूस, जिसे पूर्व में सोवियत संघ भी कहा जाता था, से लिए गए हैं। तो रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो सभी बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम प्रारंभ किया गया।
ते कब प्रारंभ किया गया था? तो आप ध्यान में रखोगे 1 अप्रैल 2010 को। जो निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट है, इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रारंभ किया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो काफी अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताओगे अनुच्छेद 44 में। इस नोट को देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो काफी अच्छे प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 40 को देखिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार शिक्षा का प्रबंध करेगी। अनुच्छेद 48 ए है राष्ट्रीय वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख। जो अनुच्छेद 48 ए है, इसमें राष्ट्रीय वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। ये सभी अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ जाते हैं? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इस नोट को देखिए, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो आप ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 39। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की इस कक्षा का, भारतीय संविधान के भाग 2 जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आते हैं का विषय है। इसका विषय है नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित जो संविधान का भाग है वो भाग 2 है, तथा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा अपनी समाप्त होती है। ये पहला पार्ट था दोस्तों। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, तथा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके संबंध में बात करेंगे। जो भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं शेष, उनसे रिलेटेड अपन प्रश्न देखेंगे तथा उन प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। तो आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण कक्षा थी। सभी प्रश्न वे प्रश्न ऐड किए हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको मैंने बताए। तो आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। तो कक्षा को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।